एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 के भूगोल। ये है अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करें। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत कुछ मज़ेदार तरीके से हुई है। एनसीईआरटी इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि एनसीईआरटी आपको समझाती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक मज़ेदार तरीके से की गई है। यहाँ पे दो है, एक मोना है, एक राजू है। ये शायद भाई बहन हो सकते हैं। तो मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा यानी कि अपनी माँ, या साउथ इंडिया में माँ को कहा जाता है, जबकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में दादी को अम्मा हम लोग कहते हैं। तो अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से सभी क्या हैं? उपयोगी हैं। ऐसा किसने कहा? मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये अम्मा ने कहा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतल है, किताबें हैं, तो ये सभी उपयोगी हैं। इसलिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये क्या है? संसाधन है। अब यहाँ पे अम्मा से राजू ने प्रश्न किया कि संसाधन क्या है। तो अम्मा ने क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो यानी कि जो भी चीज़ें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप पेन से लिखते हो, वो आपकी आवश्यकता की पूरी कर रहा है, तो वो क्या है? संसाधन है। किताबें आप पढ़ते हो, ये आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ये भी क्या है? एक संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, यानी कि जांच पड़ताल कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे, यानी कि आप उसको पहचान पाएंगे। जैसे कि आपको अगर प्यास लगती है तो जल पीते हैं, और जो बिजली का उपयोग आप करते हैं स्कूल से घर पहुंचने के लिए, जो रिक्शा या पढ़ने की पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। यानी कि जल, विद्युत, रिक्शा या फिर कोई भी गाड़ी है, किताबें हैं, ये सभी आपके उपयोग में आती है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसलिए ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, या हो सकता है आपकी माताजी ने तैयार किया हो। तो जो पिताजी या माताजी ताज़ी सब्जियां लाई मार्केट से, तो वो भी क्या है? संसाधन है, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा है क्या? बिल्कुल है, कि ये सभी हमारी आवश्यकताओं के वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा किया गया है, यानी कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, यानी कि ये सभी वस्तुएं उपयोगी हैं। देखिए, किसी वस्तु पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता, यानी कि उसका जो प्रयोजन है, उसका जो उपयोग है, उसका जो काम है, वो उसे जो है ना संसाधन बनाती है। अब देखिए, राजू चाहता है कि जानना कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने क्या बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। संसाधन कब कोई वस्तु बनता है? तो जब उसका कोई मूल्य होता है, और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता से उसे मूल्य प्रदान करते हैं, यानी कि उसका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, क्या उसकी उपयोगिता है, वो उसको मूल्यवान बनाते हैं। अब यहाँ पे मूल्य का मतलब है महत्व, यानी कि जिस वस्तु की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, वो उसे मूल्यवान
बनाता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य यानी कि पैसे में कीमत होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य यानी कि पैसे में कोई कीमत नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोने चांदी के गहने हैं, उसके मूल्य हैं। या फिर लोहे का की कोई चीज़ है, उसकी कीमत है। लेकिन जो मनोरम भूदृश्य यानी कि जैसे कि अच्छा सा झील है, या अच्छा सा झरना है, या अच्छे पेड़ पौधे हैं, अच्छे फूल हैं, तो वो आप देखते हो तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक तो हमारे लिए मनोरंजन का साधन होता है, यानी कि एक हमें आनंद देता है, हमें सुख की अनुभूति होती है, यानी कि हमें आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरे तरफ वो हमारी आवश्यकताओं की यानी दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों ही क्या होते हैं, संसाधन है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो दादी घरेलू नुस्खे अपनाती, जैसे एक सर्दी जुकाम के लिए कहती दादी या नानी हमारी कहती है कि अदरक का रस और में शहद मिला के, यानी कि जिसको मधु कहते हैं या हनी कहते हैं, तो कहते हैं कि अदरक के रस में शहद को मिलाने से आपके सर्दी जुकाम या गले में खिंच जो होती है वो ठीक हो जाएगी। या फिर ये तब तक इसका कोई भी वाणिज्यिक मूल्य यानी कमर्शियल वैल्यू नहीं है जब तक कि ये पेटेंट ना करवा लिया जाए। पेटेंट करवाने के बाद अगर ये मेडिकल फॉर्म यानी कि जो दवाई की दुकानें होती है उन पे बेचे जाने लगे, तो तब इसका आर्थिक रूप से ये मूल्यवान हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पेटेंट है क्या। पेटेंट का मतलब है कि कोई भी जो विचार है या आपने जो आविष्कार किया है उसका आप जो है ना एकमात्र अधिकार जब ले लेते हो, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, यानी कि उसका एकाधिकार जब ले लेते हो, तो उसी को हम कहते हैं पेटेंट करवाना। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा होगा कि प्रौद्योगिकी है क्या। तो प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग यानी कि उसका उपयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी किसी कौशल करने यानी कोई स्किल या फिर कोई वस्तु बनाने के लिए आप जो नए जानकारी का उपयोग करते हो वही क्या है, प्रौद्योगिकी है, यानी कि वही टेक्नोलॉजी है। देखिए अब क्या दिया हुआ है यहाँ, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है, यानी कि समय के अनुसार ही आपके प्रौद्योगिकी मतलब आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप यदि 8वीं कक्षा में पढ़ते हो तो आपके लिए 9वीं कक्षा की किताब की कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जो बच्चे 7वीं में पढ़ रहे होंगे उसके लिए 8वीं का कोई मूल्य नहीं है, या फिर आपके लिए अब 7वीं कक्षा की किताब का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि अभी आपके लिए 8वीं कक्षा का है। तो जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं दोनों लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार की खोज ही है, और जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी कि लोगों के विचार, कभी विचार आया होगा कि ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए, फिर उसने उसके बारे में जानना शुरू किया, फिर आविष्कार किया, खोज किया, तो इससे क्या हुआ कि अधिक संसाधनों की रचना हुई। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे कि आग के खोज जब हुई, उससे जो है खाना पकाने की अलग अलग पद्धति यानी कि अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रक्रियाओं का चलन हो गया। जबकि पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उससे परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ, यानी कि नए नए तरीके लाए गए। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब हम जानते हैं संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं।
एक को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरे को कहते हैं मानव निर्मित संसाधन और तीसरे को कहते हैं मानव संसाधन। यानी कि 3 प्रकार के संसाधन हैं, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो इसमें से सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी कि जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारे आसपास के वातावरण से प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता है या मामूली सी सब पे करना पड़ता है। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अधिक संशोधन मतलब ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि वायु, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा यानी कि मिट्टी और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, यानी कि बिना पैसे के ये हमें गिफ्ट हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है। अब यहाँ पे ये समझिए, प्राकृतिक संसाधन भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन और दूसरे को कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। तो जानते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत यानी कि तेजी से उसको फिर से नया कर सकते हैं या फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानव क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे कितना भी कुछ कर लो, जैसे सौर या पवन ऊर्जा है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जैसे कि जल, मृदा यानी कि मिट्टी और वन, ये लापरवाही से किया गया उपयोग इसके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा बार बार समाचार में कि जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, यानी कि भूजल यानी कि भूमि के अंदर जो जल है, पानी है, उसका स्तर दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जाते जा रहा है। यानी कि कह सकते हो कि जल असीमित नवीकरणीय संसाधन लगता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। तो ये तथा नवीकरणीय संसाधन का। अब है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी कि एक लिमिटेशन है, लिमिट है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत यानी कि उन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष यानी कि लाखों वर्ष का समय लग जाता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मानव का जो जीवन है उससे काफ़ी अधिक है। इस प्रकार के संसाधन और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कुछ इसके उदाहरण हैं। अब संसाधन के भंडार का मतलब क्या है कि संसाधन का भंडार ये होता है कि यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, यानी कि जितने मात्रा हमें उपलब्ध है किसी भी संसाधन की, तो वह उसका भंडार कहलाता है। अब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और वहाँ की का जो वातावरण होता है, ये सब पे निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन कहाँ पे किस तरह का होगा। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण और समान है। अब आगे देखिए, अगला है हमारा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मतलब क्या? जो बेसिक, जैसे कि उदाहरण के लिए कभी कभी ये भी होता है कि जब कोई भी आपके पास संसाधन है, पहले भी संसाधन है, लेकिन जब आप उसका रूप बदल देते हैं तो वो अधिक मूल्यवान संसाधन बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए गेहूं से
गेहूँ, चीनी इत्यादि मिला के जब बिस्कुट बना दिया जाता है तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है। तो उसी तरीके से जैसे लौह अयस्क है, लौह अयस्क का मतलब होता है लोहा और बाकी और भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन जाने जाते हैं। यानी कि मानव निर्मित संसाधन जैसे पुल है, किसने बनाया? मानव ने। सड़क किसने बनाया? मानव ने। फिर मशीन है, वाहन है, गाड़ियां हैं, तो ये सब किसने बनाया? मानव ने। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन। जैसे किताबें, ये किताब किसने बनाया? किसी न किसी आदमी ने ही बनाया है, तो इसलिए क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। और राजू ने स्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद है मानव संसाधन। उसके बाद है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन को ये समझिए, मानव संसाधन से क्या मतलब है? मानव संसाधन का मतलब है लोगों की संख्या और योग्यता से है। यानी कि योग्यता दो प्रकार की होती है, एक मानसिक योग्यता, एक शारीरिक योग्यता। तो अब जैसे कि एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, तो वो अपना क्या कर रहा है? मानसिक उपयोग कर रहा है। एक वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक क्या कर रहा है? मानसिक मतलब दिमाग का ही प्रयोग कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने मानसिक योग्यता का उपयोग कर रहा हूँ। कोई जैसे कहीं पे काम करता है तो वो क्या कर रहा है? शारीरिक योग्यता का प्रयोग कर रहा है। तो मानव संसाधन का मतलब है लोगों की संख्या और उसकी योग्यता। हालांकि यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में, मतलब इसके मामले में लोगों में क्या है? मतभेद है। लेकिन इतना होते हुए भी इस तथ्य यानी कि इस फैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव एक संसाधन है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको देखते हैं। मानव लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, यानी कि विशेष प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी शिक्षा कैसी है, ये इससे पता चलता है कि आप कितने मूल्यवान संसाधन हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। यानी कि प्रश्न देखिए ध्यान से कि मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं? तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ यानी कि सक्षम होने के लिए लोगों के कौशल यानी कि हुनर में सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे शिक्षा आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके हुनर में सुधार करने का ही प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप आगे चल के अधिक से अधिक संसाधन का निर्माण कर सके। अब आगे देखिए, संसाधन संरक्षण यानी कि संसाधन की सुरक्षा। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, यानी कि ज़्यादा
अलर्ट नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ यानी कि बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिल सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं अगर हमने बुद्धि का प्रयोग करके उसे बचा के प्रयोग नहीं किया तो। राजू ने कहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते इसके बारे में? अब देखिए, यहाँ संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधनों का सतर्कता से जब आप उपयोग करते हो और उसको फिर से नवीकृत होने के लिए यानी कि फिर से नया होनेपन लाने के लिए समय देते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधन उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए यानी कि इस तरीके से उपयोग करना कि आपकी वर्तमान की ज़रूरतें तो पूरी हो और साथ ही साथ आप भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधन को बचा सको। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब यहाँ पे देख लीजिए, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु हालांकि भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। तो इसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत मतलब हमेशा पोषण होते रहे, इस तरीके से हमें विकास करना है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, अब जैसे उदाहरण के लिए हमें जो है ना, यदि हमारा काम 1 लाइट से चल सकता है तो हम 5 लाइट क्यों जलाएं? या फिर जब आवश्यकता ना हो तब बिजली बंद कर दें। तो उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, हम अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो, बेकार ना हो। क्यों ना बेकार हो? क्योंकि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अगर पेड़ कटेंगे तो फिर आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए कागज़ को व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत यानी कि बिजली व्यर्थ ना हो, मुस्तफ़ा ने जोर दे के कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है, यानी कि विद्युत बनाने के लिए जल और कोयले का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा बिजली खर्च करोगे तो ज़्यादा फिर बनाना पड़ेगा और उससे कोयले और जल की धीरे धीरे कमी होगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। ऐसा किसने कहा? आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। अब आपका क्या विचार है? आप क्या करने वाले हो? क्या संसाधन को बचाने की जिम्मेदारी क्या इन्हीं बच्चों की है? आप लोगों की नहीं है? बिल्कुल हम सब की है। तो हम सब जो है ना, ऐसा अगर करें तो संसाधन को हम बचा सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य, पेड़ पौधों और परितंत्र यानी पारितंत्र की सुरक्षा, यानी कि पेड़ जो जंगली जीव हैं उन पे डिपेंडेंट जो जीव हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्या सुनिश्चित करना? कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं वो सतत पोषणीय हैं, यानी कि अभी तो उपयोग आप करो ही करो और भावी पीढ़ी यानी कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारे बाद,
वो भी इनका उपयोग कर पाएँ। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब यहाँ देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, यानी कि हम अपने ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, अपने अंदर ऐसी गुण का विकसित करें ताकि हम जो है ना अधिक से अधिक कार्य कर सके, कम से कम संसाधन का उपयोग करके। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास यानी कि उसकी कमी को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। जैसे कि आप अनावश्यक रूप से नल खुले छोड़ देते हो तो उसको बंद करिए। आप यदि बिजली की लाइटें, बिजली इत्यादि अनावश्यक रूप से खुले छोड़ देते हो तो उसको बंद कीजिए। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाइए, यानी कि लोगों को जागरूक भी करना हमारा ही कार्य है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।